अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बजट का सीज़न पाकिस्तान में शुरू हो चुका है और ओपनिंग की है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने। सूबाई वज़ीर ख़जाना आफ्ताब आलम ने आइंदा माली साल के लिए 100 अरब रुपए का सरप्लस बजट असेंबली में पेश कर दिया। अब इस बजट का स्पेशल फीचर ये है कि सूबाई बजट वफाकी बजट से पहले ही पेश कर दिया गया है। अब इसे केपी हुकूमत का डेयर कह लें या फिर वफाकी हुकूमत पर प्रेशर डालने की कोशिश कह लें, क्योंकि आइनी तौर पर वफाक NFC अवार्ड के तहत सूबों को फंड्स तफवीज़ करता है और फिर उसकी बेसिस पर सूबों का बजट बनता है। मगर इस बार उल्टा हुआ है, सूबे ने वफाक को अपनी डिमांड दे दी है कि हमें जी इतने पैसे दिए जाएँ। अब इस पर वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने ये कहा है कि PTI की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक से पहले बजट पेश करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। फिर PTI ने मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश की है और ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फर्जी आदादो शुमार पर बजट पेश किया है। जबकि इससे कबल वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम साहब जब बजट तकरीर के दौरान गुफ्तगू कर रहे थे तो उसमें उन्होंने ये कहा, शिकायत की थी कि NFC अवार्ड के तहत जम अजला का सालाना हिस्सा 262 अरब रुपए बनता है, जिसमें से सिर्फ 123 अरब रुपए मिले हैं। तो KP को 139 अरब रुपए से जो ज़्यादा का सालाना खसारे का सामना है। तो हर साल सूबे को वाजिबुल अदा रकम अपने हिस्से के मुकाबले में कम मिलती है। तो क्या KP और वफाक में तनाव आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया के साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, क्या देख रहे हैं आप ये जिस तरीके से बजट पेश किया गया? एक तो ये कितना गैर मामूली है और इसको आप रीड कैसे कर रहे हैं? देखिए रामीन, हम एक अरसे से सुनते आए हैं बरस हा बरस से कि जब रमज़ान आता है और चांद देखा जाता है तो KPK में किसी वजह से चांद पहले नज़र आ जाता है जी। वहाँ पे ईद पहले हो जाती है, बजट का चांद पहले आ गया। अब ये कुछ रवायत सी बननी शुरू हो गई है कि पहल हम करेंगे अगर बजट ही क्यों ना हो। जिस तरह आपने कहा कि फ़र्ज़ी हिसाब किताब करके आपने एक बजट पेश कर दिया 100 अरब रुपए का, और वो भी सरप्लस। अली परवेज़ मलिक अब ये कि कल को अगर आपको ये इत्तला मिलती है कि KPK जो हमारा प्रोविंस है बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत और बड़े अच्छे वहाँ के बेहतरीन, यानी यूँ समझिए बड़ी मोहब्बत करने वाले लोग हैं कि उनसे हुकूमती तौर पे कहा गया है कि जी जो ईद बकर ईद है वो बिल्कुल अभी अगले हफ्ते होने वाली है। तो मुझे कुछ इस किस्म के मजाक नज़र आ रहे हैं, समझ नहीं आ रही है कि कहाँ से शुरू करें, क्योंकि वो पूरी की पूरी गाड़ी जो है उसको डेंट लगे हुए हैं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, ये जो मजाक का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया है ना, आपके सवाल के जवाब में ये सिर्फ एक लफ्ज़ जो है, यानी अगर हम इसको देख लें, मिसाल देता हूँ आपको इसकी। हमारे जो मुशीर हैं वज़ीर आज़म के अमीर मुकाम साहब जी, उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं इस बजट के सिलसिले में। एक बात उन्होंने की है कि ये एक मजाक है, ये बजट एक मजाक है। तो मेरे तज्जिए ने मुझे कहना शुरू किया कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है इस हमारे प्यारे पाकिस्तान में जो कि मजाक नहीं है। मिसाल के तौर पे कि पूरे पाकिस्तान में मैंडेट चोरी हुआ है लेकिन KPK में चोरी नहीं हुआ, तो क्या ये मजाक नहीं है? क्या ये मजाक नहीं है कि अचानक जो है वो हमाद अजहर साहब 1 साल तक गायब रहते हैं और वापस आ जाते हैं? क्या ये मजाक नहीं है कि आपकी पाकिस्तान की सियासी पेश मंजर की सबसे बड़ा जो सियासी शख्सियत है जी। वो इस वक्त जेल में है? क्या ये मजाक नहीं है कि आपकी जो सबसे मकबूल पार्टी जिसने कि 8 फरवरी को सबसे ज़्यादा वोट लिए और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले और अवाम की मकबूलियत मिली, उसके पास अपना नामो निशान नहीं है, उसकी पार्टी के नाम का एक भी MNA इस वक्त नेशनल असेंबली में नहीं है? क्या ये मजाक नहीं है कि आपसे निशान छिन गया और आप बगैर निशान के आपको इलेक्शन लड़ने पड़े? तो मैं जब देखता हूँ चारों तरफ तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म का जोक पाकिस्तानी कौम के साथ खेला जा रहा है और उसमें सारे हिस्सा ले रहे हैं। कोई किसी किस्म की तरफ से संजीदगी से नहीं नजर आ रहा। संजीदगी से कौन नजर आ रहा है? संजीदगी से नजर आ रहा है मिसाल के तौर पे आज ही जो है वो SIFC की एक मीटिंग हुई है। इस पे करेंगे बात। संजीदगी से ये नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत जिस तरह की भी है, लंगड़ी है, लूली है, लड़खड़ा रही है, लेकिन उसको जो होमवर्क मिला हुआ है वो उसमें संजीदगी जाहिर कर रही है। अच्छा। और अब उसमें ये जो $100 बिलियन का
हमारे आर्मी चीफ ने दौरा करने के बाद जब वापस आए थे तो बताया था उसमें से 10 बिलियन का पता लगा जी, 10 अरब डॉलर का कि यूएई से मिलेंगे, सऊदी अरेबिया से आएगा। कुछ आज मीटिंग में फैसले भी हुए हैं कि किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट एफडीआईज आएंगी, इनकी डिसबर्समेंट्स किस तरह होगी, वन विंडो ऑपरेशन किस तरह होगा। मुझे सवाए इसके मुझे कोई ऐसा एलिमेंट नजर नहीं आ रहा है जिसमें कि मजाक ना हो। ठीक है, करना क्या है, होना क्या चाहिए? करना यह है रामीन कि जो इस वक्त पीटीआई है, जो कि वाहिद अपोजिशन के तौर पे हमें नजर आ रही है कि पीटीआई जो है वो अपोजिशन है और बाकी सारी जमातें एक तरफ हैं और वो हुकूमत कर रही हैं, चाहे एमक्यूएम है, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे पीएमएल नून है, वगैरह वगैरह। अगर तो आप इलेक्शन करवा सकते हैं जल्दी और फिर उस इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो आपका फेयर एंड फीर इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आते हैं कि सही मानों में अवाम का जो मैंडेट है वो अवाम को मिले और वही लोग आए जो कि अवाम चुनते हैं, मुझे इसके अलावा बाकी सब कुछ मजाक लग रहा है। और वो कैसे होगा अंडर द सर्कमस्टांसेस मुझे नजर इसलिए नहीं आ रहा कि हुकूमत जो है वो बड़े अब मजबूत पैरों के साथ आगे चल रही है और जिस तरह के इन्होंने फरमाया हमारे पीएम ने कि मैंने कशकोल तोड़ दिया है। जी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा जी कि मैंने कशकोल तोड़ दिया है। मुझे नहीं लगता कि ये कशकोल टूटा है और इसमें सिर्फ ये है कि थोड़ा सा इसकी शक्ल सूरत ठीक है हो जाएगी। अच्छा, आखिरी बात इस वक्त की जी आखिरी बात इस वक्त की, ये जो है ना बात करना कि जी बिजली का बटन मेरे पास है और मैं किसी वक्त भी बंद कर दूंगा और फिर इधर से जवाब की गजल आती है और फिर उधर से कहा जाता है जी ये सियासत इनको करनी नहीं आती, सियासत के मैदान में ये हमारा मुकाबला नहीं कर रहे। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे जो आपने सवाल किया उसके जवाब में एक फिक्रा आखिरी बोलूंगा कि ये तनाव जो कि केपीके और फेडरेशन में है ये ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसका इलाज करना दोनों फरीकैन पे बहुत ज्यादा लाजमी है। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, क्या ये कोई आईनी तौर पर लकूना बन सकता है? स्टैंड कर पाएगा ये जो बजट पेश किया गया है? अगर विफाक सपोज करे कि ना माने, विफाक कहते कि भाई हमारी तो ये लिमिटेशन थी जिससे हमने सूबों को तफवीज़ करने थे फंड्स, तो आप तो लिमिट क्रॉस कर गए हैं तो हम तो आपको फंड्स नहीं दे सकते, तो क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकती है? कोई आईनी बहरान इसमें खड़ा हो सकता है या फिर बस ये तनाव की कैफियत ही रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशनल मसला कोई नहीं है इसमें? ये चाय की प्याली में तूफान है। अच्छा, ना इसमें आईनी कोई मसला है ना कुछ, सिर्फ रवायती तौर पे होता था कि फेडरल गवर्नमेंट पहले बजट दे देती थी और सूबे उसके बाद देते थे। उस पर कुछ चीज़ें होती थी जैसे जो डिविजिबल पूल है उसका डिसाइडेड है, आपका नेशनल फाइनेंस अवार्ड डिसाइडेड है, उसकी परसेंटेज डिसाइडेड है, उसमें 2-4 अरब 5 अरब ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अगर सूबों को मरकज़ ने देना है 50 अरब तो क्या हर साल दे देते हैं वो? कभी 30 देते हैं, कभी 22 देते हैं, रॉयल्टी नहीं देते, नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं देते। तो ये चीजें चलती रहती है, कभी बेशी चलती रहती है। नहीं तो फिर ये हुकूमत इतनी नाराज क्यों हो रही है? वफाकी हुकूमत इतनी नाराज क्यों हो रही है कि भाई हमसे पहले क्यों आपने बजट पेश कर दिया, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? तो ऐसे बिला वजह इशू बना रहे हैं उसको। मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई ऐसी चीज़ है कि ना वो मजाक है ना कोई और चीज़ है। बजट सूबाई असम्बली में पेश करना होता है। कहाँ पे लिखा हुआ है, किस कानून और आइन में लिखा हुआ है कि सूबाई असम्बली जो है वो बजट फेडरल गवर्नमेंट के बजट के बाद पेश करेगी? और चीज़ें बहुत यानी वाज़े तौर पे डिस्क्राइब हुई हैं और उनके इख्तियार बहुत ज़्यादा हैं, मरकज़ से कहीं ज़्यादा हैं इख्तियार उनके अपने सूबे के अंदर। और पार्लियामेंट उन्होंने असम्बली में पेश किया, उन्होंने कौन सा सड़क पे पेश कर दिया जाके कि जी ये हम सड़क पे किताब रख के जा रहे हैं तो पढ़ लीजिए आप। एक लेजिटिमेट असम्बली है जिसके अंदर उन्होंने पेश किया अपना बजट। सिर्फ उन्होंने किया ये है कि इसको आप पॉलिटिकल मूव कह सकते हैं कि उन्होंने इनको थोड़ा सा परेशान किया जो वाकई लग रहे हैं ये बयान जिस किस्म के दे रहे हैं। एक लियन उन्होंने क्रिएट कर दिया है बजट सामने रख के अपने असम्बली के, जी हमने ये रख दिया है। और उसमें एस्टिमेट इतने एग्जेजरेटेड नहीं है। उसमें जो एक चीज जिस पे एतराज किया जा रहा है बुनियादी तौर पे वो रॉयल्टी का इशू कहा जा रहा है कि उन्होंने रॉयल्टी की परसेंटेज खुद ही डिसाइड कर दी। अब देना तो फेडरल गवर्नमेंट ने है। वो इतने अरसे से रॉयल्टी पेंडिंग चली आ रही हैं उनकी और वो बिल भी नहीं रही, कोई
मेरा ख्याल है 43 बिलियन इस दफ़ा उन्होंने एस्टिमेटेड रखी है। नेट हाइडल प्रॉफिट 111 अरब रुपए है, जो उनको पूरा कभी मिला ही नहीं आज तक, जब से ये हुआ है फैसला नेट हाइडल प्रॉफिट सूबों को देने का, जब से वहाँ पे डैम बने हैं तो कभी उनको दिया नहीं है। ठीक है। और जहाँ तक बात की है उनके वो वजीर ख़जाना, मेरा ख्याल है थोड़ा सा, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, 1% ऑफ जो डिविजिबल पूल है वो न्यूली मर्ज्ड प्रोविंसेस के लिए रखा गया है। जो आपका एनएफसी अवार्ड है उसमें सारे सूबों ने एग्री किया था कि जो नए सूबे, नए डिस्ट्रिक्ट जो मर्ज हो रहे हैं उनमें 1% जो है ना, सारे अपना सरेंडर किया उन्होंने हिस्सा अपना जो सूबों का था, और 1% उनके लिए क्रिएट किया गया, और वो 1% तकरीबन 108 बिलियन बनता है। बाकी टोटल जो खर्चा है उनका वो 226 बिलियन है। बाकी खर्चा जो है मेरे हिसाब से या मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो सूबे ने उसमें ऐड करना होता है। तो इसलिए वो इनका खुद से बढ़ाई जा सकती हैं या कोई और तरीका होता, कोई कानूनी तरीका होता, कोई कोर्स ऑफ लॉ फॉलो करते, या खुद से बढ़ाई जा सकती हैं आपका ख्याल? मेरा ख्याल है उनके पास जो एडवाइजर है ना मुजम्मल असलम साहब, जी जी, वो इक़्तिसादी अमूर पे, मुआशी अमूर पे, बजटिंग और ये सारी चीज़ों पे बहुत एक्सपर्ट है। जो स्पोक्स पर्सन भी थे शौकत तरीन साहब जब वज़ीर ख़जाना थे, तो वो इन चीज़ों को समझते हैं। मेरा ख्याल है हवा में वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़ा एक उन्होंने मज़े की जो बात की है उसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव अपनी जगह पे, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने की है, एक 66 पेज की गाइड बनाई है उन्होंने बजट की। अच्छा। आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो उसको आप पढ़ते हैं आपको पता चलता है किस तरह से बजटिंग हुई है, कितना हिस्सा किसके पास गया है। उनको एक तो किताबों में लिखा होता है ना, वैसे ही जैसे जो एक्सपर्ट पढ़ सकते हैं उनका सारा, उन्होंने लहजा से उसकी डिफाइन करके चीज़ों को, हिस्सों को, जो आपको एनएफसी से मिलना है, रॉयल्टी से मिलना है, उनकी स्पेंडिंग किस तरह से होगी और किस तरह से ये सारे कैलकुलेट होती हैं चीज़ें, वो उन्होंने एक गाइड टाइप 66 पेज की बनाई है। वो मैं देख रहा था, बड़ी बड़ी मुझे तो लगी कि उसमें अच्छी चीज़ें। ठीक है। असल जो बात करने वाली है ना सूबों के साथ और इनके जो गवर्नमेंट के साथ, फेडरल गवर्नमेंट की, वो बड़े अरसे से 18वीं तरमीम के बाद से ये मसला चल रहा है कि सूबों की जो टैक्स कलेक्शन है उसका निज़ाम बहुत अच्छा नहीं है। उसमें प्रॉपर्टी के टैक्स हों, बाकी चीज़ें हों। सूबों ने एक वक्त शोर डाला था सर्विसेज का टैक्स हम इकट्ठा करेंगे तो हम इकट्ठा करके फेडरल गवर्नमेंट को देंगे, या हम अपना हिस्सा रख के फेडरल गवर्नमेंट को देंगे। वो एक झगड़ा चलता रहा इनका, ठीक है, लेकिन वो तय नहीं हुआ अभी तक। फेडरल गवर्नमेंट ही सर्विसेज के ऊपर सारा इकट्ठा कर रही है और उसको फिर उसके बाद तकसीम किया जाता है। उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, सूबों की टैक्सेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, सूबों को खुद इंसारी की तरफ ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास जो बजट बचता है 57.2 आई थिंक चला जाता है सूबों को। बाकी जो बचता है उसमें से तनख्वाहें और कर्ज वर्ज दे के बाकी कुछ भी नहीं बचता मेरा ख्याल है। तनख्वाहें भी उधार लेके देते हैं, बाकी जो हमारा होता है डिफेंस एक्सपेंडिचर है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो बहुत बड़ा बोझ है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। तो सूबों को भी टैक्स कलेक्शन में पूरी तरह इन्वॉल्व करना चाहिए, ताकि जो टैक्स कलेक्शन आपकी रेवेन्यू जनरेशन जो है ना सिर्फ मरकज करे FBR के जरिए, बल्कि सूबों को भी उसमें पार्टनर बनाया जाए और इफेक्टिवली उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो भी अपना जो है एक कलेक्टिव एफर्ट है। खालसा भी बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, बिल्कुल ठीक है, कलेक्टिव एक एफर्ट होनी चाहिए। साकिब, एक तो ये कि जो बजट पेश किया गया, आपके ख्याल में इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, और दूसरा ये कि आपको मोटिव्स क्या नजर आ रहे हैं विफाक से पहले बजट पेश करने के KP हुकूमत की जानिब से? एक तो मेरा ख्याल है क्राइसिस बनेगा, ये एक रूटीन की कार्रवाई नहीं होगी। पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि सूबा जो है वो मरकज़ से पहले बजट जो है वो तकसीम जो है वो पेश कर रहा है, अगरचे उस पर कोई कदगन नहीं है कि वो पेश नहीं कर सकता, लेकिन क्राइसिस बढ़ेगा। पहले तय किया जाता है मरकज़ में जो बजट पेश होता है उसमें कि कितने पैसे सूबों को जाएंगे, उसके लिहाज से फिर वो अपना बजट भी तैयार करते हैं। लेकिन इस दफ़ा पहले ही वो जो है वो पेश करके इसी तरह की एक डिमांड जो है वो रख दी गई है। जो रियलिटी की बात हो रही है वो उसमें वन साइडेड नहीं कर सकता सूबा। पंजाब या KP है या सिंध है,
या बलूचिस्तान है, उसने मरकज़ के साथ मिलकर उसको तय करना है, लेकिन उन्होंने वन साइडेड ही जो है वो बढ़ा दिया है उसको, और ये भी एक चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में आएगी। इसके अलावा जो KPK के वज़ीर आला है, उनका थोड़ा सा एग्रेसिव स्टाइल होने के पीछे भी कुछ वजूहात है। आज आप देख लें कि SIFC का जो इजलास था, पहली दफ़ा वज़ीर आला KP को बुलाया गया है, और वो भी गवर्नर जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि उनको बुलाएं, और उसके बाद बुलाया गया है। तो इससे कबल उनको नहीं बुलाया जा रहा था। इसी तरह उनके और इश्यूज़ हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं या दीगर जो तैनातियाँ हैं, अहम सूबे में तैनातियाँ होती हैं, वो डे 1 से वो कोशिश कर रहे हैं कि जो मरकज़ है उनको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करें, लेकिन मरकज़ बज़ाहिर वज़ीर-ए-आज़म साहब का डिसीजन था। नहीं, वो अब डिसीजन किसका था ये तो नहीं पता। अब डिसीजन बुलाने का किसका है ये भी नहीं पता, लेकिन बुलाया गया है, ये एक चीज़ तयशुदा है। और अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें SIFC काम कर रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट तो वज़ीर-ए-आज़म तो बिल्कुल मेन उसमें है ना, तो मरकज़ी हुकूमत को तो देखना चाहिए था कि आप बिल्कुल एक सूबे को वन साइड पे कर देंगे, और जहाँ पे उनको बिल्कुल वाज़ेह हुकूमत है, मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है पंजाब जैसी गवर्नमेंट जो है उनके पास है, बिल्कुल वाज़ेह जो उनकी वहाँ पे अक्सरियत है, और उसके बाद हुकूमत उन्होंने बनाई है। तो इस तरह अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है अब जैसा मरकज़ उनके साथ कर रहा है, अब सूबे ने भी वही काम जो है वो शुरू कर दिया है, और आगे चलकर मेरा ख्याल में मजीद चीज़ें होंगी, क्योंकि IMF की जानिब से भी कुछ जो शराइत हैं वो आ रही हैं। अब उस लिहाज से जो है वो क्या जो बजट पेश किया गया है उसके लिहाज से एलोकेशंस होंगी, जो मरकज़ जो है उस लिहाज से पैसे दे सकेगा, और जो बजट पेश करके असम्बली ने मंजूर किया है या उसमें फर्दर जो डेवलपमेंट्स होनी है क्या वो पूरी हो सकेंगी, ये सारे सवालात जो है वो अभी बाकी हैं। जो सरप्लस फंड्स के हवाले से भी IMF की भी एक जो है वो शर्त थी कि वो अगर जो फंड्स हैं वो वापस आएंगे, एक जो अलग से कंसोलिडेटेड फंड जो है उसमें आएंगे, तो वो भी एक चीज़ जो है वो इसमें अलग से जो है वो मौजूद है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो कबल अज़ वक्त जो बजट पेश किया है ये क्राइसिस बनेगा, और ये क्राइसिस आगे भी बनता जाएगा, क्योंकि मरकज़ और क्या ये एग्रेशन का इजहार कहा जा सकता है कि हुकूमत की तरफ से, क्योंकि वो कह रहे हैं मुसलसल शिकायत करें कि फंड्स नहीं मिल रहे, हमें फंड्स नहीं मिल रहे, तो ये एक गुस्से का इजहार है? जी बिल्कुल वो यही इजहार कराना चाह रहे हैं। वो बार बार जो अग्रेसिव जो स्टाइल है उनके, जो इस किस्म के फैसले हैं अग्रेसिव किस्म के, कबल अज़ वक्त बजट पेश करना या इस तरह के दूसरे फैसले, कुछ दिन कबल भी इस तरह का उनका आया था, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो उसी को साबित कर रही हैं कि वो मरकज़ के साथ महाजराई पर उतरे हुए हैं। इसीलिए फिर जो इमरान खान साहब हैं उनकी जानिब से भी बड़ी क्लियर कट जो है वो डायरेक्शन है, बल्कि उन्होंने वो जो तस्वीर की बात हुई थी उस पर उन्होंने क्रिटिसाइज बाद में किया। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये तस्वीर बनवा लेंगे और कुछ नहीं देंगे सूबे को, और इन्होंने कुछ नहीं दिया, मुझे पता था, और इसलिए मैंने अली मीन गंडापुर को कहा कि पहले इनसे जो चीज़ें देनी है इन्होंने सूबों के वो उनसे लें, उसके बाद तस्वीर बनाने और इनके साथ बैठने की बारी आएगी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो मामला भी होना है। फिर इसी के साथ जो है वो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि अगला जो मरला है उस मरले में जो पॉलिटिकल मूव होनी है, कोई सियासी जो एहतजाज और इस किस्म की चीज़ें, उसका मरकज़ भी अब जो है वो KP बनना है। तो फिर मरकज़ जो है वो थोड़ा सा इस वजह से भी थोड़ा सा हेजिटेशन उनमें है कि अगर हम जो है वो मुकम्मल तौर पर उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दें तो उसके बाद जो है वो हमारे खिलाफ ही आएंगे। डेफिनेटली उनका एक महफूज जगह जो है वो PTI के लिए या PTI के लीडरान के लिए वो KP ही है, और वहीं से वो कोई ऐसी कोई एहतजाजी तहरीक और इस किस्म की एक्टिवली शुरू कर सकते हैं। तो वो इनका शुरू करने का प्लान बन भी रहा है अभी नेक्स्ट मंथ या उससे अगले जो है वो माह, कि वो इस तरह का मामला करेंगे। तो ये एक महाजराई और अदम इस्तेकाम इससे जुड़ा हुआ है। ये बजटिंग वाला मामला जो है मेरा ख्याल है एक आगे चलकर जो है वो क्राइसिस की शक्ल में इख्तियार कर सकता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ी होती है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, तो इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त कैसी है पाकिस्तान की, इस पर करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुआशी मैदान से कुछ अच्छी खबरें भी सामने आ रही हैं, तो कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं जिनको देखकर ये लगता है कि अभी और काम होने वाला है। अच्छी खबर यह है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए $10 अरब मुख्तस कर दिए हैं।
दूसरी अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अब कर्ज नहीं बल्कि सिर्फ सरमायाकारी चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने कशकोल तोड़ दिया है और इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे। मगर दूसरी तरफ ये रिपोर्ट भी सामने आई है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी पिछले 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है, जिसके बाद SIFC की कारकर्दगी पर भी सवाल उठना शुरू हो गए कि आखिर क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से तमाम एफर्ट्स के बावजूद बैरूनी सरमायाकारी में खातिर खा इजाफा नहीं हो पा रहा। क्या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मसला बनी हुई है या फिर दहशत गर्दी जैसे मसाइल पाकिस्तान में आने वाली सरमायाकारी की राह में बड़ी रुकावट है? इसी पर बात कर लेते हैं। राव खालिद साहब, ज़ाहिर है अनथक मेहनत है, SIFC अच्छे तरीके से काम कर रही है, एफर्ट्स पुटअप की जा रही है, नज़र आ रहा है सामने, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक रिजल्ट जनरेट नहीं होगा कारकर्दगी पर सवालात उठते रहेंगे। आप किस तरीके से देख रहे हैं SIFC की कारकर्दगी को, और रुकावटें क्या हैं जो एफर्ट्स की जा रही हैं वो फुलफिल क्यों नहीं हो पा रही, मटीरियलाइज क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, जो कि इतने % कम होगी, शहबाज राना की स्टोरी मैंने भी पढ़ी है कि 50 साल की कम तरीन इन्वेस्टमेंट हुई सारा, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, इनको खुदारा मिक्स ना करे। अच्छा, जो वो बात कर रहे हैं वो है रूटीन की इन्वेस्टमेंट जो आपकी होती है, आपका लोकल इन्वेस्टर करता है, कोई बाहर से आके किसी ने फैक्ट्री लगानी है वो आके रिक्वेस्ट करता है ये कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह करें। SIFC का अगर आप पूरा एजेंडा उठा के देखें तो 4-5 शोबे उन्होंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं और वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा इन्वेस्टमेंट्स हैं। अच्छा। और वो इस तरह नहीं होती कि आपने आज फैसला किया तो कल और परसों से और फिर अगले महीने से सारा कुछ इधर $100 बिलियन आके पड़ा होगा और आपके इन्वेस्ट हो गया होगा। वो उसके बड़े डिफरेंट, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप मेगा फार्म बनाते हैं, मेगा फार्मिंग करते हैं या डेयरी में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स आप शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपको सारा वो मुख्तलिफ मराहिल है उसके, जो इन्वेस्टर ने जिससे गुजरना है। SIFC का मतलब ये है कि एक बंदे ने डिसाइड कर लिया मैंने यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट करनी है, SIFC जो हमारे यहाँ पे जो रेड टेपिज्म है उसको ख़त्म करने में मदद करेगी, ताकि जो प्रोसेस आपके 6 महीने साल में होने हैं वो आपको 15 दिन महीने में वो कर दे बुनियादी तौर पे। अब उसके लिए आप जब किसी इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को बुलाते हैं, कहते हैं, उसके लिए 2-3 बड़ी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स हैं। एक है कि आपकी अमन अमान की सूरत हाल कैसी है, फिर आपकी है कि सियासी सूरत हाल, यकीनी सियासी सूरत हाल हो कि स्टेबिलिटी है, नॉर्मल चीज़ें चल रही हैं, कोई अनटूवर्ड नहीं है। फिर एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे रहा है वो, हम जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है या गवर्नमेंट का इरादा चेंज होता है तो पॉलिसी तब्दील हो जाती है। समटाइम्स गवर्नमेंट के साथ होती है, समटाइम्स गवर्नमेंट के मिजाज के साथ होती है। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी मैटर करती हैं। तो इन्वेस्टर ये देखते हैं। आज आप अगर आपने शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी हो जो SIFC में उन्होंने की है, उसमें उन्होंने सऊदी अरब की मिसाल दी है बाकायदा कि सऊदी अरब के साथ जो उनकी डिस्कशंस हुई हैं, उन्होंने कहा है कि हम हर किस्म की मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन कंडीशन क्या है ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बताई है, मैं नहीं कह रहा। जी। उन्होंने कहा जो फिजिबिलिटीज़ हैं उनकी बैंकेबिलिटी क्या है, जो फिजिबिलिटीज़ आपकी है, जो आप प्रोजेक्ट हमें कह रहे हैं या इन्वेस्ट करें आके, उसकी बैंकेबल है फिजिबिलिटीज़ क्या, वो उस पर रेट ऑफ रिटर्न क्या है, किस तरह से होगा, कैपिटल कितना चाहिए होगा उसके लिए। ठीक है। तो मतलब उसका ये है कि हमारा जो होमवर्क है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, हम जब इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को जाके रिक्वेस्ट करते हैं वो है। दूसरी चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा जी हमारा मसला ये है कि हमारे पास माहिरीन ही नहीं है वजारतों में, डिवीजनों में, अजीबोगरीब सूरत है, लोगों को पता ही नहीं काम कैसे करना है। तो उसके लिए हमने टास्क दिया हुआ है मिनिस्ट्री को कि आप हायर करें। जी, आप बाहर से प्रोफेशनल्स हायर करें और उसके जरिए करें। और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है उसमें, वो जिस तरह आज वो बात कर रहे थे कि हमारा इस तरह पोटेंशियल है, ये है, इस तरह और इतना कुछ है, तो हम क्यों नहीं ये कर पाए, हम क्यों नहीं कर पाए। 3 साल के अलावा भी पाकिस्तान के 60-70 साल है, जिसमें 35-40 साल ये लोग भी रहे, पीपल्स पार्टी है, नून है, बाकी लोग हैं। अच्छा, उसमें भी सियासी पार्टियों का कम ही रोल था। अयूब खान की गवर्नमेंट का बड़ा कहा जाता है, इमरान खान साहब बड़ी तारीफ करते हैं अयूब खान के दौर की, बड़ी तरक्की हुई। फिर मुशर्रफ के दौर का हमें बताया जाता है कि जी कमाल ही हो गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में। जी। मसला ये हमारे यहाँ जो मैंने देखा जनरल मुशर्रफ के दौर से प्रॉब्लम देखा है, वो ये है कि हमारे यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के लोग होते हैं जो आपको बड़े कीमती मशवरे देते हैं। जी आके, और वो कीमती मशवरे जो हैं वो सिर्फ उनकी अपनी नौकरी तक होते हैं।
वो अपनी नौकरी चलाने के लिए आपके पास कीमती मशवरे लेके आते हैं, और उसके बाद वो जब नौकरी उनकी खत्म हो जाती है उसके बाद वो मशवरे भी साथ ही चले जाते हैं। आपको बाद में पता चलता है कि ये भाई साहब वज़ीर आज़म भी यही करता है, तो वो खुद ले गए, मशवरा रह गया हमारे पास। वज़ीर आज़म भी यही करता है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है ना जी यही है बिल्कुल। फिर वो वज़ीर आज़म साहब खैर बड़ी मुझे उनके यूएई में उन्होंने जो खिताब फरमाया कशकोल तोड़ने का, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग उनका एक दावा था। हमारे हर हुक्मरान ने ये दावा किया, ये पहले हुक्मरान नहीं है। और मुझे वैसे समझ नहीं आई कि कशकोल तोड़ दिया है तो अब क्या झोली फैलाएंगे या कुछ और कुछ नई चीज अच्छे की उम्मीद रखें राहुल साहब। हमने कोई ऐसा काम नहीं, बिल्कुल अच्छे की उम्मीद है, अल्लाह खैर करेगा। अच्छे की उम्मीद है, बड़ा पोटेंशियल है इस मुल्क में, इस मुल्क के लोगों में बड़ा पोटेंशियल है, उनको मौका तो दें। आप तो खुद ही मौके ले लेके ज़ाया करते रहते हैं। लोगों को मौका दें, इन्वेस्टर को मौका दें, पाकिस्तान के सनअतकार को मौका दें, पाकिस्तान के किसान को मौका दें, पाकिस्तान के रेडी पान को मौका दें, वो आपको करके दिखाएगा। लेकिन आप खुद ही मौके लेके और उसको ज़ाया करके चले। बिल्कुल जी, लोगों में पोटेंशियल है, काश हुक्मरानों में भी थोड़ा पोटेंशियल आ जाए। नजमू साकिब साहब, वज़ीर आज़म कशकोल तोड़ने के लिए बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं, आप कितने इस बारे में पॉजिटिव हैं या ऑप्टिमिस्ट हैं कि क्या करना पड़ेगा ये कशकोल तोड़ने के लिए? और ये हम सिर्फ शहबाज शरीफ से नहीं सुन रहे, इससे पहले हमने नवाज शरीफ साहब से भी सुन चुके हैं ये सारे कशकोल तोड़ने की बातें, टूटा नहीं अब तक। कशकोल तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक फिक्रे में इसका जवाब देता हूँ मैं आपको। अपने पाँव से करप्शन और कर्जे की जंजीरें तोड़नी पड़ेगी। अपने पाँव से करप्शन और कर्जे की जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। आपका कशकोल बड़ा मुश्किल टास्क दे दिया नजमू साकिब साहब। देखिए तो फिर आपने सवाल भी तो ऐसे ही किया ना कि कशकोल कैसे टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा। अब ये है कि क्या हमारे वज़ीर आज़म के कहने से कि जी मैंने कशकोल तोड़ दिया है और अब जो है वो कर्जे की बात नहीं होगी, अब इन्वेस्टमेंट की बात होगी, तो क्या वाकई कशकोल टूट गया है? ठीक है। देखिए, कर्जा लेना, दुनिया के अक्सर ममालिक जो हैं वो कर्जा लेते हैं जी, बिजनेस करते हैं डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए और फिर उस पर इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। यानी इस वक्त की दुनिया में जो सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है वो अमेरिका बहादुर खुद है। तकरीबन $2.25 खरब यानी कि तकरीबन $2 ट्रिलियन तो उसने सिर्फ चीन और जापान के देने हैं जी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका नहीं है कि यानी उससे मांगा जाएगा और वो कहेगा जी हम नहीं देते, हम फलां वक्त में देंगे वगैरह वगैरह, कुछ शराइत को ये वो कोई हिसाब किताब करके कोई कर्जे की रकम ये वो। ठीक। अब ये है कि कर्जे को कैसे इस्तेमाल किया है आपने ओवर द ईयर्स और ये कशकोल डेवलप कैसे हुआ है। अब यहां तक हो गया कि कशकोल का लफ्ज आपके कल्चर का हिस्सा बन गया। भिखारी, भीख, पैसे मांगना। एक वक्त अभी ये यानी कुछ महीने पहले की बात है कि अखबार में आया कि जो ही लोग देखते हैं वजीर आजम, वो जो पीडीएम की हुकूमत थी ना, कि ये आए हैं यूएई, ये आए हैं, ये लो जी ये आ गए पैसा मांगने के लिए। फिर हमने देखा कि वजीर आजम ने खुद कुछ मुहावरे ऐसे इस्तेमाल किए, मसलन बेगर्स कांट बी चूजर्स, ये उन्होंने इस्तेमाल किया। फिर इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। अब किसी तरीके से ये कल्चर में आ गई है चीज। अब ये है कशकोल तो तोड़ने की मैंने आपको कुलिया बता दिया, टूटेगा कि नहीं, उस क्या आपकी क्या टूट गया, यानी आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है क्या? वो जो 6 से 8 बिलियन डॉलर के लिए आप तरले मिनते कर रहे हैं इसकी आईएमएफ की, उसको छोड़ दिया आपने? क्या आप में ये एफडीआई जो आनी थी $100 बिलियन की, जो हम तकरीबन 1 साल से सुन रहे हैं, आ गए हैं? और क्या वो सही जगह पे आ रहे हैं? देखिए, घर का सामान बेच के अगर आप ये समझते हैं कि आपके किचन का खर्चा चल रहा है तो ये कोई मुनासिब पॉलिसी नहीं है। आपने अपनी डेवलपमेंट बढ़ानी है, आपने अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, आपने सीधे रास्ते से चलना है, जो कि मुश्किल है। अब इस वक्त क्या नजर आ रहा है? इस वक्त ये नजर आ रहा है किसी तरीके से ये बता दिया जाए कि कशकोल टूट गया है, किसी तरीके से ये बता दिया जाए कि हम आ गए हैं, अब हम नया कुछ करके दिखाएंगे। मुझे कुछ नया होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सवाए उससे एक चीज के। $100 बिलियन की बात की थी, ये जो आपने $10 बिलियन की यूए की बात की है, ये उसी का ही हिस्सा है, ये कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, बातचीत आगे बढ़ रही है, आहिस्ता आहिस्ता चलेगी।
अल्लाह करे कि पाकिस्तान के माशी सूरत हाल जो है वो बेहतर हों, लेकिन उसमें एक ख्याल रखना पड़ता है कि आप अपने घर का सामान बेच के किचन का खर्चा ना चलाएं। सही बात है। वेलकम बैक। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में तलबा और तालिबात की यूनियन साजी के लिए स्टूडेंट्स काउंसिल के इंतखाबात करवाए गए हैं। इस हवाले से ये बताया गया है कि इन यूनियंस का फोकस स्कूल्स में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को फ़रोग़ देना होगा, स्पोर्ट्स में इजाफा, डिबेट्स कॉम्पिटिशन्स, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स का फ़रोग़ होगा। वज़ारत तालीम ने स्टूडेंट्स काउंसिल का ऐलान करते हुए ये कहा है कि स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबात निचली सतह तक जमहूरियत और जमहूरी इक़दार का फ़रोग़ है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि पहले स्टूडेंट यूनियन सियासी होती थी, उसमें सियासी वाबस्तगी की वजह से ग्रुपिंग हो जाती थी, मगर स्टूडेंट काउंसिल जो अब बन रही हैं वो सिर्फ इनफरादी होंगी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से उनका ताल्लुक होगा। नजमुल साकिब साहब, आप कैसे देख रहे हैं स्टूडेंट काउंसिल्स के क़याम को? देखिए रमीन, मैं तो इसको देख के इतना खुश हुआ हूँ इस डेवलपमेंट को, और मुझे पता नहीं क्यों मुस्तकबिल जो है वो अपने बच्चों का इस एक मूव से दरख्शा नजर आना शुरू हो गया है। अगर तो ये सही मानों में सही तरीके से इस मूव को दयानतदारी से शुरू किया गया है तो देखिए 61,212 स्कूल नुमाइंदे चुने गए हैं। आपको पता है कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने इसमें वोट डाला है? 35 लाख बच्चों ने, 3.5 मिलियन बच्चों ने इसमें वोटिंग का हिस्सा लिया है। फिर यह है कि 15,303 स्कूलों की बात हो रही है जी, 15,303, और वो आपने बता दिया कि उसमें वो नायब सदर, सेक्रेटरी जनरल, फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह। देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं ना, जो इसको बनाने का मकसद बताया गया, उसमें यह है कि ये एक रोल मॉडल जो है वो बच्चे बनने की कोशिश करेंगे, पढ़ाई की तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे। बज़्म अदब का प्रोग्राम वो जो हम बचपन में किया करते थे अपने स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में ज़ाहिर है, उसमें ख़ासतौर पे जुमे वाले दिन एक बज़्म अदब का प्रोग्राम होता था। उसमें अनकौमी बच्चों को बताया जाता था कि नात शरीफ क्या होती है, और उसमें तकरीरी मुकाबले होते थे। ये सारी चीज़ें शुरू करने का यानी इंडिया हमें मिलता है इस मूव से। अब उसमें होगा क्या, इसके पॉजिटिव पहलू फटाफट बता देता हूँ, दो तीन, और एक अदद जो यानी नेगेटिव पहलू है उसकी तरफ भी इशारा करना बड़ा जरूरी। पॉजिटिव क्या होगा? स्टूडेंट जो हैं वो आपस में उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, स्टूडेंट्स की टीचर्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छी होगी, स्टूडेंट्स की कम्युनिटी के साथ जो कि बहुत जरूरी एलिमेंट है वो अच्छी होगी। फिर ये कि आपको पता है कि दुनिया भर में इस तरह के यानी स्कूलों का होता है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में पहली दफा है, प्राइवेट स्कूलों में ये होता रहा है। अब ये है कि इस कम्युनिकेशन का फायदा क्या होगा? अल्लाह करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ही बात चले और इन स्टूडेंट्स को सियासत की तरफ न लेके आए। सियासत की तरफ लेके आएंगे तो उसमें फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि आपको कोई एक सियासतदान जो है वो स्कूल में, फिर वो कॉलेज में जाएगा, फिर यूनिवर्सिटी जाएगा, और एक अच्छा तकरीर करने वाला आपको बंदा मिल जाएगा जो कि यानी जमात इस्लामी में या जमीयतुल इस्लाम में या किसी पार्टी में आ जाएगा। नुकसान क्या है कि इस टेंडर एज में आपने अगर उनको बताया कि हाँ अगर बात करनी है, देखिए यूनियनिज्म भी तो आएगा ना। अब उसमें फर्ज करें ये अगर आपके जो काउंसिल्स बनी हैं इनके पास एक तुर्क का पता आ जाएगा, ये छुट्टी करा देंगे सबकी कि जी आज हमारी बात नहीं हुई, पर्चा बड़ा मुश्किल आ गया, ये इम्तिहान जो है ये आगे होने चाहिए, ये पीछे होने चाहिए, फलां टीचर हमें अच्छा नहीं लगता। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगी ये बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है, बहुत पॉजिटिव मूव है और इसको हमें एनकरेज करना चाहिए। अब सवाल सिर्फ ये है, इस वक्त की आखिरी बात, सवाल सिर्फ यहाँ पे मुंतज होता है कि इसमें दयानतदारी का एलिमेंट जो है टीचर्स की तरफ से, फैकल्टी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से कितना है और बच्चों को किस अच्छे तरीके से इसकी तरफ रागिब किया। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको भी कोई खदशात हैं स्टूडेंट काउंसिल से रिलेटेड? क्या पॉलिटिसाइज होने का खदशा तो नहीं है नियर फ्यूचर? तो इंसान को तो पॉलिटिकल एनिमल कहा जाता है, तो वो अगर उसमें सियासत ही निकाल देंगे आप तो फिर क्या रह जाएगा। तो वो जज्बात होना, किसी से बारे में
ख्यालात होना, किसी पॉलिटिक्स को हमने बस नेगेटिव टर्म बनाया हुआ है, वैसे तो इट इज अ वेरी वेरी किसी नजरिए की तरफ होना फिनोमेना। तो वो है। मुझे तो ये जो इसका एजेंडा जो इनिशियल जो मैंने देखा, जो तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको यूनियन, स्टूडेंट यूनियन की रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। यूनियंस को और यूनियनिज्म को बड़ा रिडिक्यूल किया गया है उसके पूरे चार्टर में, और वो बताया गया कि वो बहुत ही गंदी और गलत बात थी जो यूनियंस होती हैं या यूनियनिज्म होता है। अच्छा। और सियासत जो होती है, सियासत से बालातर होकर करेंगे। और जो इलेक्शन की क्राइटेरिया रखा गया, मुझे जनरल ज़ियाउल्लाह के जनरल इलेक्शन और बलदियाती इलेक्शन याद आ गए। 62-63 की क्वालिफिकेशन उसमें होती थी आइन की, और उसके बाद कोई पार्टी से आप किसी का ताल्लुक नहीं हो सकता आपका, आप सबसे लायक बच्चे होंगे, आपका इखलाक बहुत आला होगा। 62-63 कोई आप मॉरल टर्पीट्यूड से आप बालातर होंगे, इस किस्म की कंडीशन है उसमें। मेरिट नहीं होना चाहिए या फिर कोई और क्राइटेरिया मेरिट का होना चाहिए? अचीव क्या नहीं, आप मेरिट मसलन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्पोर्ट्स भी आती है, डिबेट भी आती है, बाकी चीज़ें आती हैं। जो एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है वो अक्सर नलायक बच्चा होता है। हाँ, जो मुकाबले वाला नहीं देखनी चाहिए, ये बात तो ठीक है। जैसे नजमुल साकिब साहब ने लुकमा दिया जैसे इमरान खान है। तो ये आपने देखा है, ये प्रैक्टिकल। आप दुनिया में बहुत कम स्पोर्ट्समैन हैं जो पढ़ाई में भी बहुत आला यदि वो रखते हो अपना। और पॉलिटिशियंस खास तौर पे सियासत में अगर आना है किसी ने आगे चल के, तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक एफर्ट है, ये वही जो मैंने पहले अर्ज किया था कि स्लाइड शो पेश करने वाले आते हैं मशवरे देने के लिए। एक मैं आपको इसके पीछे कुंडी बता देता हूँ क्या है। इनको बताया गया है कि जी इमरान खान यूथ में बहुत पॉपुलर है, यूथ में बहुत पॉपुलर है, तो यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको उससे हटाने के लिए एक ऐसा इंतजाम किया जाए कि यूथ की एक नई पार्टी आगे चल के बनाई जाए। अच्छा। ये उसकी बुनियाद रखी जा रही है और इसका कोई मकसद नहीं है। यानी एक पार्टी आ रही है मिफ्ता इस्माइल साहब की और एक पार्टी आएगी बच्चों की, साकिब जी, नौजवानान की जी। इसमें जो ये जो नया एक कॉन्सेप्ट लाए हैं, इसमें बाकायदा तौर पर इन्होंने कहा है कि सदर होगा, सेक्रेटरी होगा, फिनांस सेक्रेटरी होगा, बाकायदा इलेक्शंस होंगे और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन में उनका किरदार होगा। जो बात की जा रही है कि पॉलिटिक्स से इसको अलग कर ही नहीं सकते। और एक और बात, ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये पहले कभी प्राइवेट स्कूल्स में भी कभी नहीं हुआ। निजी जो स्कूल्स हैं उसमें वो सोसाइटीज़ बनी होती हैं, डिफरेंट होता है, लेकिन इस किस्म की। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक्स, जी वो प्रेसिडेंट्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनका किरदार होगा। वो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया और मुख्तलिफ किस्म की जो सरगर्मियां उनमें हिस्सा ले सकेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि जो डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर है वो समझ बूझ के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी होगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स भी होंगे और सारा कुछ जो है वो बच्चों को, मेरा ख्याल है उनका ही मौके पर सामने कि स्टेक होल्डर सिर्फ तलबा या टीचर्स को समझा जाता है, या सॉरी तलबा नहीं टीचर्स और पेरेंट्स को समझा जाता है, लेकिन तलबा भी स्टेक होल्डर्स होते हैं एक तालीमी निज़ाम में। ये पॉइंट एक उठाया गया जो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। नहीं, वो होते हैं, वो बिल्कुल होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है स्कूल लेवल पे अगर ये चीज़ आप करेंगे तो उसके नेगेटिव असरात भी काफ़ी आ सकते हैं। आप इसको सियासत से तो बिल्कुल अलग कर ही नहीं सकते। फिर वो पूरा प्रोसीजर है, वो बता रहे हैं कि आपको इलेक्शन का सारा प्रोसीजर भी बताया जाएगा। तो जिन्होंने ये बनाया है कि इलेक्शन का प्रोसीजर उनको बताना है, तो जो जनरल इलेक्शन हमारे होते हैं, अल्लाह करे ये ना बताएं उनको कि जनरल इलेक्शन हमारे किस तरह होते हैं। बच्चे बड़े समझदार हैं, उनको पता है इलेक्शन कैसे होते हैं। नजमुल साकिब साहब, आज क्या सवालात लेके हम नाज़रीन के लिए? जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। आज का जरूरी सवाल, पीटीआई के एक साबिक वजीर ने फरमाया है कि खान मुल्क की सियासत की शतरंज के बादशाह हैं। अच्छा। मौसूफ ने शायद कभी जिंदगी में शतरंज नहीं खेली, इसलिए कि वो जानते नहीं है कि बादशाह बेचारा तो हमेशा छुपता है, उसको तो आपने बचाना होता है। जरूरी सवाल ये है कि जब खान, जिसको आप बादशाह कह रहे हैं, जब उसको घेरे में डाला गया तो आप कहां थे? ठीक है, बड़ा अहम सवाल है। गैर जरूरी सवाल आज का, पंजाब असेंबली ने हत्ते इज्जत का बिल पास कर लिया, यानी बेइज्जती होने पर कानूनी चाराजोई होगी। गैर जरूरी सवाल यह है, क्या पंजाब असेंबली कोई ऐसा बिल भी पेश करेगी जिसमें आम आदमी की इज्जत
महफूज रह सके। नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, मेरी